नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जो हमने सीरीज शुरू की है, इसका ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि लोकसभा कैसे काम करती है। लोकसभा के काम करने का पूरा तरीका इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज है, इसकी जो वीडियो है वो प्रत्येक शनिवार के दिन शाम को 4 बजे हम पब्लिश करते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती है। उसकी एक एक वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। पिछले सप्ताह हमने एक वीडियो डाली थी, ये दूसरी है और अगले सप्ताह ऐसे ही वीडियो शनिवार के शाम के 4 बजे ये वाली वीडियो आएगी। बाकी जो अलग अलग टॉपिक पर वीडियो, जैसे भारत के पदाधिकारी वाला जो वीडियो है वो दूसरे दिन अपने निश्चित समय पे आएगी। तो जो भी हमने टाइम डिसाइड किया है उस पर प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन या फिर 3 दिन, जिसको हमने जिस तरीके से डिजाइन किया है वो उस तरीके से वीडियो हमारे चैनल पर अब आती रहेगी। ठीक है, ये प्रत्येक शनिवार को शाम के 4 बजे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर टाइम किसी तरीके से चेंज होता है तो हम पोस्ट करके अगली वीडियो में उसको आपको हम बता देंगे। अभी यही टाइम रहेगी। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि बहुत जल्द इसको हम लाइव शुरू करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा में क्या होता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि लोकसभा की कॉम्पोजिशन क्या है, यानी लोकसभा किस तरीके से बनी है, ये कैसे काम करती है, इसे लोअर हाउस क्यों कहते हैं, लोकसभा में स्पीकर की पावर क्या होती है। ठीक है, स्पीकर कितने पावरफुल होते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या अंतर होता है और लोकसभा और राज्यसभा में इसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वो 1 वोट से गिरी थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, बजट सेशन, इन सब में क्या अंतर होता है, जो 3 तरह के सेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें, यानी कि लोकसभा से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो जाननी चाहिए और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट का निचला सदन है और यहाँ सीधे जनता द्वारा इसके जो सदस्य होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो चुने जाते हैं। मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा इसका एक कॉम्पोजिशन बता देता हूँ, थोड़ा सा आप अगर गौर करेंगे तो। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहां से ऐसे, ठीक, और यहां से एक लाइन ऐसे, एक यहां से ऐसे और एक यहां से। ठीक है, यानी कि संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति, जिसको हम लोग भारत के प्रेसिडेंट कहते हैं। राष्ट्रपति, ठीक है, जिनको हम भारत के प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला होता है लोकसभा, ठीक है, और होता है राज्यसभा। इस वीडियो में हम लोकसभा के बारे में जानेंगे, अगली वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा जो होती है वो संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, इसको हम सदन कहते हैं। ठीक है, 2 हाउस कहते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है संसद का। अब हम इस वीडियो में लोकसभा की बात करेंगे, अगली वीडियो में राज्यसभा की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे लोकसभा की। तो लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट का निचला सदन है। यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। दोस्तों, भारत में जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है, जैसे जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो केंद्र के मंत्री परिषद होता है, केंद्र में मंत्री होते हैं, वो सब लोकसभा के बहुमत से ही बनते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास या जिस भी पार्टी के पास या जिस भी गठबंधन के पास लोकसभा में आधे से अधिक सांसदों का समर्थन होगा, वही व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और उसी की पार्टी के लोग या उसी के गठबंधन के लोग जो होंगे, बाकी सब वो मंत्री बनेंगे। ठीक है, यानी कि भारत की जो सरकार बनती और गिरती है वो लोकसभा से ही बनती है और गिरती है। मनी बिल जो होता है
धन विधेयक वो लोकसभा में ही पेश होता है और लोकसभा में पास हो जाता है तो वो पास मान लिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में अगर मान लीजिए मनी बिल गया, लोकसभा में पास होगा उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा उसको 14 दिनों के अंदर पास कर देती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पास नहीं भी करती है तो वह 14 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक ही पास मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर लोकसभा में जो धन विधेयक है वो पास हो गया तो समझ लीजिए कि वो पास हो गया। ठीक है, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती। लोकसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 यानी कि आर्टिकल 81 में लिखा गया है। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको कहीं साइड से कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लोकसभा का चुनाव कैसे होता है दोस्तों। ये राज्यसभा दिख नहीं रहा है, जो हम पीपीटी दोस्तों बनाएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और फिर इसकी नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है दोस्तों कि अगर भारत मान लीजिए पूरा एक देश है, भारत का मैप तो यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये कोई राज्य है भारत का। ठीक है, तो इसमें एक इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र बांट दिए जाते हैं और प्रत्येक क्षेत्रों से एक सांसद, एक लोकसभा का सदस्य जो होता है वो चुन करके जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये इतने क्षेत्र हो गए, तो इसमें से मान लीजिए कि ये एक खास क्षेत्र है। अगर मैं इसका एक नाम रख दूं, कोई भी नाम मान लीजिए हम इसको रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम ए रख देते हैं। ठीक है, तो ये एक लोकसभा क्षेत्र हो गया और यहाँ पे कई सारे जो कैंडिडेट होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, इन 20 में से जिस भी व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिल जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी को 100 वोट मिला, किसी को 200 वोट मिला। ठीक है, हालांकि 100-200 नहीं मिलता है, या लाख में जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को 1 लाख वोट मिला, ठीक है, किसी को 1.5 लाख वोट मिला। ठीक है, ये सब लैक्स में है। तो इस हिसाब से जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिल जाए, चाहे वो 10 या 20 या 50 वोट भी क्यों ना अधिक हो, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलेगा वो व्यक्ति लोकसभा का सांसद यानी कि सदस्य निर्वाचित हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब एकदम सीधा सीधा इलेक्शन होता है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिल गया वो जीत गया। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, वो जीत गया। और बाकी जितने लोग, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 100 वोट भी कम मिला है, ठीक है, इसको अगर मान लीजिए कि 100 वोट भी कम मिला है तो जिसको 100 वोट अधिक मिला है वो जीत जाएगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। और जो 100 वोट से भी कम है उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो खत्म। ठीक है, मतलब वो अब अगले चुनाव का इंतजार करे, अगले चुनाव में चुनाव लड़े। जैसे कि हमारे एग्जाम्स में होता है कि एक कट ऑफ मार्क्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का 72 अगर कट ऑफ मार्क्स है तो जिसका इससे ऊपर आया उसकी नौकरी लग गई, उसको सब कुछ मिल गया। और जिसका इससे 1 नंबर या 0.1 0.2 या मतलब थोड़ा सा भी कम आ गया उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो घर जाए। ठीक है, वही सिस्टम यहाँ पर भी है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 100 वोट कम आता है तो जाहिर सी बात है कि उसको भी लोगों ने वोट दिया है, उसके भी फॉलोअर्स हैं, मतलब उसके भी समर्थक हैं वहाँ पे, लेकिन वो कुछ नहीं। अब अगले चुनाव का इंतजार करिए। ये सिस्टम है लोकसभा का। ठीक है, तो ये बातें थी दोस्तों। लोकसभा जो होती है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों पे होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको 5 वर्षों से पहले भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है, लेकिन बीच में ही अगर प्रधानमंत्री ये सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राष्ट्रपति जो होंगे वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। ठीक है, जनरली अगर पूछा जाए कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा के बारे में दिया है कि डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल। ठीक है, राज्यसभा में जो होता है वो एमएलए, ठीक है, एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो वो सब अलग बातें हैं। बस इतना जानिए कि जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। अब अगर कुल सीटों की बात करें तो लोकसभा में कुल सीटें जो हैं वो 543 है, 543 है।
पहले दोस्तों ये 545 होती थी, 2 सीटें और होती थी, लेकिन वो 2 सीटें जो होती थी उस पर राष्ट्रपति जो होते थे वो 2 एंग्लो इंडियंस, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन जो समुदाय के लोग होते हैं, जो एंग्लो इंडियन लोग होते हैं, यह सिस्टम ये था कि मान लीजिए कि अगर लोकसभा में राष्ट्रपति को ये लगता है कि भारत के लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, वो चुन करके लोकसभा में नहीं आए हैं, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि वो 2 एंग्लो इंडियंस को वहां पे नॉमिनेट कर सकते थे, उनको नामित कर सकते थे। यानी कि वो चुनाव लड़कर नहीं आएंगे, बल्कि राष्ट्रपति 2 लोगों को बोल देंगे कि ये मेंबर बनेंगे, तो वो मेंबर बन जाते थे। लेकिन इसको साल 2019 में 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया और 2020 से इसको लागू कर दिया गया। यानी कि अभी के समय की अगर बात करें तो लोकसभा में जो होते हैं वो 543 सांसद ही होते हैं, जिनमें से 84 जो है वो एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और 47 यानी 47 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, इतनी सीटें जो है वो इन लोगों के लिए आरक्षित रखी गई है। ठीक है, बाकी 412 सीटें जो है वो जनरल है, इस पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आगे बात करते हैं लोकसभा 2024 में चुनाव मतलब जो हुआ उसकी क्या डाटा है, इसको 1 मिनट में देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है और सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका भी सरकार चल रही है। इसके पास टोटल 293 सांसद हैं और सरकार बनाने के लिए 272 सांसद होने चाहिए। ठीक है, तो अभी जो सरकार है वो मतलब थोड़े से संख्या ही अधिक है। अगर जेडीयू और जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है ये टीडीपी, वो अगर समर्थन एनडीए से वापस ले ले तो केंद्र की सरकार गिर सकती है। ठीक है, या फिर एक चिराग पासवान है बिहार की एनजेपी रामविलास पार्टी की, अगर ये लोग समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अगर बात करें कांग्रेस की तो इनके पास 99 सांसद हैं, ये मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, और जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक, इसके 233 सांसद लोकसभा में हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद बनना चाहता है, लोकसभा की एमपी बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास, यानी कि भारत में वो वोट डालता हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विदेशी है, उसके पास विदेशी नागरिकता है और वो भारत में आकर के चुनाव लड़ जाए एमपी का। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। दूसरा बात, वो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि उसकी उम्र जो है वो कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से अधिक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते लोकसभा का। आगे बात करते हैं कि वो जब जीत जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा, तो ये जीतने के बाद की बात है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें जो तीसरा नियम है वो ये है कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ का पद क्या होता है, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसमें मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो व्यक्ति मतलब कोई सरकारी पद पे ना हो, कोई नौकरी सरकारी नहीं करता हो। अगर करता होगा तो उसको पहले इस्तीफा देना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि वो व्यक्ति पागल या फिर दिवालिया ना हो। ठीक है, वो ना ही पागल हो और ना ही दिवालिया हो। इसके अलावा 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा उस पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अलग चीज़ें हैं, ये बाद में जोड़ी गई। ठीक है, कि 2 साल या उससे अधिक की सज़ा उसको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 10वीं अनुसूची की दल बदल का दोषी पाए जाने पर, मतलब देखिए, अगर मैं महत्वपूर्ण आपको बात कहूँ तो जो महत्वपूर्ण हमें याद रखना होता है एग्जाम के लिए वो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और पागल या फिर दिवालिया ना हो। बस इतनी चीज़ें हम याद रखनी है। ठीक है, इतना से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये आप चीज़ें दोनों याद रख सकते हैं कि 2 साल से अधिक की, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो सांसद भी है, वो चुन भी लिया गया है, लेकिन उसे कोर्ट से 2 साल या उससे अधिक सजा हो जाती है, तो उसका सांसद का पद जो है वो खत्म हो जाएगा।
राहुल गांधी जी के साथ यही हुआ था पिछली बार कि उनको एक केस में 2 साल की सजा सुना दी गई थी और उनका जो सांसद का जो पद है वो उनको मतलब सांसद के पद से उस समय हटा दिया गया था। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस इन पे हुआ है वो एक मतलब बहुत ही अजीब बात है कि जो नीचे का कोर्ट है उसने उनको मैक्सिमम सजा दे दी थी। मतलब कोई बयान दिया था उन्होंने और उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है और उसने उनको मैक्सिमम सजा दे दी थी। तो उन्होंने फिर उनको मतलब उन पर उस पर स्टे लगाया और फिर वो दोबारा से सांसद उसी सीट से मतलब बन गए, यानी कि वो सीट खाली नहीं हुआ था, बस उनको हटाया गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये होता है। और ये दल बदल कानून, मतलब दल बदल कानून कब होता है? जब कोई व्यक्ति चुनाव किसी पार्टी से लड़ता है, ठीक है, और बाद में उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है। अब बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको समय से पहले यानी 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर, मतलब अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो वैसी स्थिति में लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः भंग नहीं किया जाता, बल्कि दूसरी पार्टियों को मौका दिया जाता है कि वो मतलब सरकार बनाने की कोशिश कर सके। अगर कोई पार्टी या कोई गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है तो वैसी स्थिति में जो लोकसभा होती है उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई सरकार नहीं बना सक पाए तो वैसी स्थिति में लोकसभा को भंग 5 साल से पहले भी किया जा सकता है और फिर उसको चुनाव करवाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, चाहे वो सशक्त विद्रोह वाला हो या बाह्य आक्रमण वाला हो या आर्थिक आपातकाल हो, मतलब किसी तरीके का देश में अगर आपातकाल लगा हुआ है तो वैसी स्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक ही बार में 5 साल या 10 साल के लिए नहीं बढ़ेगा, बल्कि 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा, ऐसे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि आपातकाल खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर चुनाव करवाया जाएगा। ठीक, ये होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रोरोगेशन जो कि सेशन समाप्त होने पर यूज किया जाता है, डिजोल्यूशन जब संसद मतलब लोकसभा को जब भंग कर दिया जाता है, और एडजर्नमेंट जो कि कुछ समय के लिए जब संसद मतलब लोकसभा को स्थगित किया जाता है कामकाज को, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 3 तरह के सेशन होते हैं हमारे देश में। एक होता है बजट सेशन जो कि फरवरी मई महीने में चलता है, इसमें बजट पेश किया जाता है और ये सबसे लंबा सेशन होता है। ये ऐसा मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया है कि ये आप शायद पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता है कि बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, बजट पेश किया जाता है और ये सबसे लंबा सेशन होता है, सबसे लंबा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है उसको कहते हैं मॉनसून सेशन, यानी कि जुलाई अगस्त महीने में होता है, जब मॉनसून आती है भारत में उस समय किया जाता है। ठीक है, और इस पे करेंट मुद्दों पे चर्चा होती है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा होता है साल का, जिसको कहते हैं विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है और ये साल का आखिरी होता है और बड़े बिल इसमें पास होते हैं। मतलब तीन बार सेशन लोकसभा का होता है सामान्यतः। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कोई सेशन जो है वो मतलब न किया जाए, तो वैसी स्थिति में ये 2 सेशंस के बीच में कम से कम मतलब अधिक से अधिक 6 महीने का अंतर होना चाहिए। 6 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता। मतलब कि अगर एक बार कोई सेशन बुलाया गया उसके बाद मतलब उसके 6 महीने के अंदर में दोबारा सेशन बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लॉकडाउन के समय या उस समय हुआ था कि सेशंस जो थे वो मतलब डिले हो रहे थे, तो वैसी स्थिति में अगर कभी मतलब कुछ तरीके की स्थिति बनती है तो वहाँ पे इसमें दिया गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक समय का मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा स्पीकर। दोस्तों लोकसभा में 543 सांसद आते हैं, 543 लोग बैठते हैं, तो वहां पे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सभी लोग बात माने, जो कहे कि मतलब ये दल अभी बोलेगा, ठीक है, कब मंत्री जवाब देंगे, मतलब किस तरीके से सदन चलेगा, ये सब चलाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो होता है लोकसभा को चलाने के लिए वो होता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, जिसको हम लोग लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है,
और एक और व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा को चलाता है, ठीक है। 2 लोग हो गए। जैसे मान लीजिए कि स्पीकर को कोई काम हो गया, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी दिक्कत हो गया, तो जो डिप्टी स्पीकर होगा वो काम चलाएगा, ठीक है, वो काम सारा मतलब देखेगा, लेकिन सिंपल जो होते हैं वो स्पीकर देखते हैं, ठीक है। अभी के समय में जो लोकसभा का स्पीकर हैं वो हैं बीजेपी से कोटा के ओम बिरला, ठीक है। 18वीं लोकसभा, ये लगातार 2 बार स्पीकर बने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीकर कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों स्पीकर चुनने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि लोकसभा का गठन होता है, मतलब नया चुनाव होता है, लोकसभा का गठन होता है। इसके बाद लोकसभा में जो भी जितने भी लोग चुन करके आए हैं उनमें से अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को आधे से अधिक जो सांसद होते हैं वो स्पीकर के रूप में चुन लेते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो जनरली सत्ता पक्ष से ही होता है, क्योंकि लोकसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत होगा, जिसके पास आधे से अधिक सांसद होंगे, वही मतलब सरकार बनाएगा। तो उसी के पास बहुमत होगी, तो जिसके पास बहुमत होगी वही लोकसभा में भी जीतेगा सांसद स्पीकर बनाने में, ठीक है। तो इसके लिए लोकसभा का गठन होता है। फिर जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में वोट करके एक स्पीकर को चुन लेते हैं सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि 272 लोग जिसको बोल देंगे कि ये स्पीकर रहेगा, या मतलब जितने लोग मौजूद हैं उनमें से अगर कोई बोल देगा कि जितने लोग की आधे से अधिक जिसको सपोर्ट करेंगे वो स्पीकर बन जाएगा, ठीक है। स्पीकर ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं। इसकी कोई विशेष ओथ सेरेमनी नहीं होती। स्पीकर अपने पार्टी के मेंबरशिप को त्याग नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोकसभा सदस्य है, उसको लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया, तो वो अपने पार्टी के सदस्यता का त्याग नहीं करते हैं, वो अपने पार्टी के सदस्य रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोकसभा में वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं डालते हैं, लेकिन वैसी स्थिति में जब कभी कोई कहीं पे वोट हो लोकसभा में और दोनों तरफ बराबर वोट आ जाए, यानी कि पक्ष में भी उतना ही वोट आ जाए और विपक्ष में भी उतना ही वोट आ जाए, तो वैसी स्थिति में वो निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि कास्टिंग वोट वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कास्टिंग वोट देते हैं तो कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत। जैसे मान लीजिए कोई बिल आया और पक्ष में भी उतनी ही संख्या है जितना कि विपक्ष में है, जैसे मान लीजिए कि पक्ष में भी 200 सांसद हैं और विपक्ष में भी 200 सांसद का वोट आ गया, तो वैसी स्थिति में ये अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। अगला है कि स्पीकर की चेयर पर बैठने के बाद पार्लियामेंट के गार्जियन बन जाते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं रहते। ये मतलब एक धारणा है, ये एक मतलब विचार है कि जो लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा वो किसी खास पार्टी का नहीं माना जाएगा, वो पूरी लोकसभा का और सभी पार्टियों के बराबर माना जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पार्टी का होता है वो उसका फेवर करता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्पीकर की पावर क्या होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोकसभा के बारे में सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद लोकसभा के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, नहीं तो और ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोकसभा के काम क्या है, उनके पावर क्या है। तो लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना, ठीक है। इनके पावर्स जो होते हैं मुख्यतः यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है, मैं आपको ऐसे ही बताते चलता हूँ एक एक चीज़, कि लोकसभा का पूरा संचालन करना, कि लोकसभा में कौन कब बोलेगा, कब कौन शांत रहेगा, ठीक है, कब कोई प्रश्न पूछेगा, कब उसके जवाब दिए जाएंगे, ये सब डिसाइड करना जो होता है वो लोकसभा स्पीकर का काम होता है। जिनको वो आदेश देंगे वही बोलेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई व्यक्ति अभद्रता करता है, कुछ गलती करता है, लोकसभा के नियमों को तोड़ता है, तो वैसी स्थिति में लोकसभा का स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि उसको वो लोकसभा से बाहर कर दे, ठीक है, उसको लोकसभा से बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो मनी बिल होता है वो डिसाइड करना कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है, यानी कि धन विधेयक है, और कौन सा बिल जो है वो धन विधेयक नहीं है, यह निर्णय करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है, ठीक है। कास्टिंग वोट मैंने पहले आपको बताया कि जब पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट आ जाएगा तो कास्टिंग वोट ये देंगे, निर्णायक मत देंगे। अगर मान लीजिए कभी ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही उसका अध्यक्षता करते हैं। अब ज्वाइंट सेशन क्या होता है दोस्तों? ज्वाइंट सेशन ये होता है कि मान लीजिए कभी कोई विधेयक सरकार द्वारा लाया गया, उसके पास लोकसभा में बहुमत होगा,
लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, 543। और वहीं बिल मान लीजिए कि ऑर्डिनरी बिल होगा कोई, मतलब वो धन विधेयक ना हो या फिर संविधान संशोधन वाला विधेयक ना हो, और इसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाएगा। तब क्या किया जाता है कि सरकार द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि अब लोकसभा में ज़्यादा सांसद हैं तो सरकार के मतलब सरकार की संख्या जो होती है, सरकार की तरफ से सांसदों की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो बिल होता है वो पास हो सकता है। तो इसके लिए सरकार जो होती है, यानी कि सरकार अगर मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पास कर लेती है लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं करवा पाती है बार बार, तो वैसी स्थिति में वो ज्वाइंट सेशन बुला सकती है। ज्वाइंट सेशन का मतलब हमारे संविधान में उल्लेख है, ठीक है। तो वैसे जब 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 ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वहीं उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष उसका अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई दल बदल मतलब कोई व्यक्ति है और वो किसी पार्टी से चुनाव जीता लेकिन वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, तो वैसे स्थिति में जो दल बदल कानून है उसके तहत तो उसकी सदस्यता रहेगी या सदस्यता खत्म हो जाएगी, इसका निर्णय करने का काम भी लोकसभा का स्पीकर का होता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा का कोई एमपी है, वो किसी पार्टी से चुनाव जीता और बाद में वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला गया, तो जो नियम है दल बदल कानून के भारत में, यानी कि भारत में नियम है कि वो अगर कोई व्यक्ति की पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी के 1/3 यानी कि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं उस सदन के वो जाने चाहिए। तो इसके तहत वो मतलब इलिजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस सदस्यता रहनी चाहिए, मतलब उसका मेंबरशिप रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ये सब जो होते हैं वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेंबर को सस्पेंड करना, यानी अगर मान लीजिए कोई मेंबर है वो बार बार गलती कर रहा है, कुछ कहने पे भी गलती कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ठीक है, उनको बाहर कर सकते हैं सेशन से, ठीक है। स्पीकर के निर्णयों को सामान्यतः कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है। स्पीकर का निर्णय जो होता है वो लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनरली स्पीकर के जो निर्णय होते हैं उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती, मतलब कोर्ट में उसके खिलाफ लोग नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जा सकते हैं और जाते भी हैं, खास करके दल बदल कानून में तो लगभग अधिकतर लोग जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज आता है कोरम। दोस्तों लोकसभा में या किसी भी सदन में कोरम एक बनाया गया है। अगर बात करें कोरम की तो कोरम का मतलब होता है कि जो सदस्य हैं उनका कम से कम 10%, यानी टोटल सदस्य का कम से कम 10% या फिर 1/10 सदस्य होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 543 सांसद हैं, तो इस हिसाब से अगर इसका हम 10% से निकालें तो ये होता है लगभग 55, ठीक है। तो कम से कम 55 सांसद रहेंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो लोकसभा स्पीकर जो है वो कार्यवाही को एडजर्न कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा देखा जाता था पहले कि जब कोई महत्वपूर्ण बहस होती थी तो लोकसभा के सारे सांसद मौजूद होते थे, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण बहस नहीं है, कोई सवाल जवाब चल रहा है, कोई अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा रहा है, तो कई सारे सांसद जो थे वो कैंटीन में या मतलब लोकसभा के जो हाउस होता है जहाँ पे बहस चलती है वहाँ पे न रह करके दूसरे जगह पर रहते थे। तो ये नियम बनाया गया था इसीलिए कि सारे सांसद जो हैं वो कम से कम मतलब 55 सांसद यानी 10% मौजूद रहें तभी सदन चलेगा, नहीं तो फिर उसको एडजर्न कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी अधिकार जो होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है, ठीक है। अगर बात करें कि लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है, दोस्तों लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण पद है लोकसभा में। तो अगर इनको हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, तो इनको हटाने के लिए इनको हटाया जाएगा, इसका नोटिस इनको 14 दिन पहले देना होता है, ठीक है। इसके लिए एक मतलब जो जब इनको हटाने के लिए मोशन लाया जाता है तो इसके लिए मतलब ये आवश्यक है कि जब वो मोशन लाया जाए तो उस समय जो लोकसभा स्पीकर है वो लोकसभा की अध्यक्षता न करें बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करे, ठीक है। तो उस समय जो स्पीकर होते हैं वो प्रेसाइड नहीं करते, यानी कि वो अध्यक्ष नहीं होते हैं, ठीक है। वो मतलब उस समय कोई और व्यक्ति होता है, उपाध्यक्ष हो गए या राष्ट्रपति द्वारा किसी और व्यक्ति को बना दिया गया,
लेकिन वो नहीं रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि पूरे सदस्यों के आधे से ज़्यादा अगर लोग उसको समर्थन दे देते हैं कि हाँ इनको हटा देना चाहिए पद से, तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, उनको पद छोड़ना होता है, ठीक है। और अगर मोशन फेल हुआ तो स्पीकर यथावत बने रहते हैं, ठीक है। भारत में आज तक कोई भी स्पीकर इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा में के स्पीकर को पद से हटाना हो तो 14 दिन पहले उनको बताना होगा, मतलब उनको ये चीज़ हमें बता देनी होगी, जो भी लोग उनके खिलाफ मोशन ला रहे हैं, कि हम आपको पद से हटाने के लिए मोशन ला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब मोशन लाया जाएगा उस समय जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर होंगे, वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि कोई और व्यक्ति, चाहे वो उपाध्यक्ष हो या राष्ट्रपति द्वारा किसी और व्यक्ति को बनाया जाए, वो क्या करेगा कि अध्यक्षता करेगा। इसके बाद वो बिल मोशन लाया जाएगा वहाँ पे। अगर वो मोशन पास हो जाता है तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उनको पद से हटना होगा, और अगर वो मोशन फेल हो जाता है, वो गिर जाता है, तो जो लोकसभा का स्पीकर हैं वो पद पे बने रहेंगे। आज तक किसी भी लोकसभा का स्पीकर को इस तरीके से हटाया नहीं गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हटाने का यह प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस से आज तक किसी को हटाया नहीं गया है। अब बात आती है मनी बिल के बारे में। मनी बिल के बारे में आपने सुना कि जो लोकसभा होती है वहीं इसको पास कर देगी तो पास हो जाएगा, और राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, बल्कि अपने पास रोक के रख सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ही पास मान लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मनी बिल में क्या क्या होता है। तो टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, या फिर सरकार का उधार देना, ठीक है, ये सब मनी बिल में आ जाता है। ये उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये बेहतर है, ठीक है। ये एक चीज़ समझने वाली है कि बिल कैसे बनता है, कोई लॉ कैसे बनता है। तो दोस्तों इसके लिए सरकार जो होती है वो एक अपना बिल का जो विधेयक होता है उसका प्रारूप बनाती है, उसको संसद में पेश किया जाता है, उसको संसद में पढ़ा जाता है, इसके बाद उस पर बहस होती है, ठीक है। इसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग में अगर उस बिल के पक्ष में वोट पड़ जाता है तो बिल पास हो जाता है, अगर विपक्ष में पड़ जाता है तो वो बिल जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। लोकसभा में सामान्यतः सरकार जो भी विधेयक लेकर के आती है वो पास हो जाता है, वो फंसता जाकर के राज्यसभा में ही है, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होता है तभी वो सरकार में है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, ठीक है, कि सरकार के पास मतलब सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो वैसी स्थिति में सरकार को मतलब जितने भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उन सभी को मतलब इस्तीफा देना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो बाकी सारे मंत्री ऑटोमेटिक ही हट जाते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी राज्य में मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और बाकी सारे मंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो बाकी सारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, बाकी जितने भी राज्य के मंत्री हो, वो सब खत्म हो जाएंगे, मतलब उनका पद खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो मंत्री नहीं रहेंगे, कि मुख्यमंत्री ही सबसे ऊपर थे, और मुख्यमंत्री जब तक हैं तभी तक उनका मंत्रिमंडल है। जैसे ही मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे सारा मंत्रिमंडल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वैसे ही प्रधानमंत्री की बात है, अगर प्रधानमंत्री जब तक हैं तभी तक उनका मंत्रिपरिषद है, जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे उनका जो मंत्रिपरिषद है वो सब भी खत्म हो जाएगा, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए, पूरा मंत्रिमंडल समझ लीजिए इस्तीफा दे दिया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। लोकसभा में यह घोषित करे कि सरकार को जनता का विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है, तो लोकसभा का कोई भी एमपी इसको ला सकता है, लेकिन इस पर कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। लो कॉन्फिडेंस मोशन मान लीजिए लोकसभा में लाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य जो है वो ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उस पर कम से कम लोकसभा के 50 सांसदों के साइन हो, और उसके बाद वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर वो पास हो जाता है तो वैसी स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और मतलब सरकार जो है उसको इस्तीफा देना होगा, सारे प्रधानमंत्री और सारा मंत्रिपरिषद जो है वो मतलब पद से इस्तीफा दे देगा, ठीक है। और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास नहीं होता है,
तो वैसी स्थिति में सरकार जो है वो बनी रहेगी। इसके लिए आप ये समझिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी पास हो सकता है जब लोकसभा में जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, उनके पास आधे से कम सांसद हो जाएं। ठीक है, यानी कि 272 से कम सांसद हो जाएं। ठीक है, हालांकि कभी कभी ये अलग सिस्टम से भी चलता है, जैसे कि एक ये आता है कि एक वोट से 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उनके सरकार के पक्ष में 269 वोट मिले थे और विपक्ष में 270 वोट मिले थे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर 270 वोट मिल भी जाता, ठीक है, अगर ये एक सांसद यानी कि 270 वाले यहाँ इधर आ जाते तो ये 270 हो जाता और ये 269 हो जाता, तो वैसी स्थिति में सरकार बच जाती। ठीक है, लेकिन एक वोट से सरकार गिर गई थी उस समय। अब बात करते हैं कि लोकसभा में कई सारे हमने सुना होगा कि 0 आवर, ठीक है, या क्वेश्चन आवर, ये सब क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कि जो क्वेश्चन आवर होता है वो सुबह 11 से 12 बजे तक चलता है। इसमें मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट में जवाब देते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिस पर के स्टार किया गया रहता है और ये ओरल पूछा जाता है और इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी सांसद ने सवाल पूछा, किसी मंत्री ने जवाब दिया, तो फिर उस पर और सवाल पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अनस्टार्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें कि रिटन आंसर दिया जाएगा और इसमें सप्लीमेंट्री नहीं होता है। यानी कि कोई सांसद अगर सवाल पूछता है तो उसको रिटन में जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन वो फिर उस पर सवाल नहीं पूछ सकता। ये सब दोस्तों जो है इसमें पहले से सवाल जो है वो लिख करके देना होता है और मंत्री उस पर प्रिपेयर करके आते हैं और जवाब देते हैं। ठीक है, अगला होता है 0 आवर। ठीक है, इसमें कम से कम शॉर्ट नोटिस में 10 दिन से कम, मतलब शॉर्ट, मतलब इसमें कहें कि पहले आपको देना होता है लिख करके क्वेश्चन। ये होता है 0 आवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब कोई बिना एडवांस नोटिस दिए कोई सरकार से तुरंत जवाब दे, ऐसी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यह लोकतंत्र की जान है। मतलब कि अगर देश में कुछ हो रहा है तो डायरेक्ट 0 आवर में सरकार से सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि मंत्री जो लोग प्रिपेयर होकर आते हैं, एकदम पहले से डाटा वाटा इकट्ठा करके आते हैं, इसमें क्या होता है कि तुरंत पूछा जाता है। मान लीजिए कोई देश में कुछ हो गया, कोई दंगा हो गया, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो तुरंत इसमें सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और 0 आवर जो होता है वो 12 बजे के होता है, 12 बजे के बाद होता है, इसलिए इसको 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, और संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब ये सब बजट प्रेजेंटेशन, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट, अप्रोप्रिएट बिल, ये सब कुछ ज़्यादा उतना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो इसको और ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब लोकसभा के जो पावर्स हैं इसको आसानी से यहाँ पे समझ लेते हैं कि लॉ बनाने की पावर है, यानी कि इसमें कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, बजट पास करने की पावर है, लोकसभा में ही बजट पास होता है। अगर लोकसभा में बजट पास नहीं होता मान लीजिए किसी कारण से, तो ये मान लिया जाता है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार गिर चुकी है। यानी कि जो फरवरी महीने में बजट पेश किया जाता है, अगर वो बजट लोकसभा से पास नहीं हो पाता है, किसी तरीके से सरकार अगर पास नहीं करवाती है, तो समझ लीजिए कि उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा प्रधानमंत्री को, और केंद्र सरकार जो होगी वो मतलब पूरा इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है सरकार को हटाने की पावर होती है लोकसभा के पास। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। मौलिक बिल पर अंतिम निर्णय, यानी कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय इनकी होती है। एग्जीक्यूटिव की निगरानी, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आवर, 0 आवर और कमिटीज, ये सब सरकार इसके प्रति जवाबदेह होती है। जो केंद्र सरकार होती है दोस्तों वो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। और लोकसभा में क्या क्या ऐतिहासिक काम हुए हैं यहाँ पे है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ख़त्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियंस को, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो याद रखिएगा कि 18वीं लोकसभा जो कि अभी चल रही है 2024 वाली, इसमें 52% जो सांसद हैं वो नए हैं, यानी कि वो पहले से सांसद नहीं रहे हैं। ठीक है, नए लोग चुन करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, लोगों की गलत सलाह है, गलत राय है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ये क्या है कि राज्यसभा मनी बिल रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों राज्यसभा मनी बिल रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो केवल उसको 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर उसको पास कर देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिक ही पास मान लिया जाएगा।
अगला है कि स्पीकर लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, तो ये गलत है, स्पीकर लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, नहीं, ये सिर्फ साधारण बहुमत से भी पास हो सकता है, 2/3 की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आधे से अधिक अगर मेंबर उस पर वोट कर दें तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा ये यहाँ पे है। बाकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि राज्यसभा कैसे काम करती है और राज्यसभा के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि लोकसभा में वर्तमान समय में कितने सांसद होते हैं, यानी कि लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी होती है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला वीडियो हम इसी टाइम पर जो हमने बताया शनिवार को शाम के 4 बजे लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर किसी के पास और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और अगला वीडियो या आगे के वीडियोज आप किस किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका उत्तर देने की, आपको उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और बताएंगे भी, आपको कहीं से भी ढूंढ करके जवाब लाएंगे और आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में लिखिएगा कि हमारे लोकसभा में कितने सांसद हैं और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।